बनेंगे उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और आपका लास्ट में क्या बनता है, लास्ट में जो हमको पता है जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन क्या बहुत फैंसी भाषा में क्या बोलते हैं, जीओसी बोलते हैं। ठीक है, अब देखना इसका मतलब क्या है। ठीक है, माइक वाइक की आवाज़ सब ठीक है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया लेक्चर जिसमें हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। आइसोमेरिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा लगभग लेक्चर 2 है आइसोमेरिज्म का। ठीक है, लेक्चर 2 है आइसोमेरिज्म का। और ऑर्गेनिक के बेसिक्स की अगर बात करें तो उसका लगभग लेक्चर 5 या 6 है, जिसमें हम ऑर्गेनिक के बेसिक्स को लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या है, हमारा एक कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमेशा हमारा लेक्चर। आज का हमारा जो कोट है वो ये है, क्या है, पॉजिटिव थिंग्स हैपन व्हेन यू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। मतलब क्या है, जब आप नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर कर देंगे, जब आप अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर कर देंगे, तब क्या होगा, आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्या करें, आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। और ये कोट हमारा दिया है किन्होंने, बूना मोहम्मद साहब ने ये कोट दिया। ठीक है, बूना मोहम्मद साहब ने ये कोट आपका दिया। ठीक है, तो एनसीईआरटी की हम पढ़ते हैं और एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे एक बार फिर से। देखना क्या लिखा है एनसीईआरटी में। क्या लिखा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ तक पूरा हो गया था आपका, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, यहाँ से हमको पढ़ना है क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो, द कंपाउंड्स दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये जो आपका होता है, इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं 3D के बारे में। इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, 3D की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो, लेकिन अभी एनसीईआरटी की बुक में बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं दिया है, इसलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे लास्ट में। एक दिन हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे आखिरी में। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है और अभी हम फ्लो में पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अभी हम फ्लो में क्या पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे तो, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस होल टॉपिक हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग लगभग क्या बोलते हैं, जीओसी बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो ये इसी चैप्टर का पार्ट है, लेकिन इसको बोलते क्या, बहुत फैंसी भाषा में क्या बोलते हैं, जीओसी बोलते हैं। ठीक है, अब देखना इसका मतलब क्या 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 चीजें इसमें होती हैं। क्या क्या होता है आपका, इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑल्सो रिफर्ड एज सबस्ट्रेट रिएक्ट्स विथ एन एप्रोप्रिएट अटैकिंग रिएजेंट एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर इंटरमीडिएट एंड फाइनली प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है, इसमें कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा किसी रिएजेंट के साथ। क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसी रिएजेंट के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर बनेगा क्या, फिर क्या बनता है आपका, इंटरमीडिएट्स बनते हैं। क्या बनते हैं आपके, कुछ कुछ बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं। और लास्ट में क्या बनता है आपका, उसके बाद लास्ट में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। देखना इसको सिंपल क्या होगा, कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया, कोई भी क्या हो गया, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल हो गया, क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसी भी एक रिएजेंट के साथ। देखना बड़े ध्यान से, क्या करेगा, वो किसी एक अटैकिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब साथ कुछ रिएक्शन उसका होगा, किसी भी अटैकिंग, ये हमको देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बस खाली इसका स्केलेटन पढ़ रहे हैं, मतलब इसका बेसिक क्या होता है, कैसा होता है देखने में। ठीक है, तो क्या है, कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, वो रिएक्ट करेगा किसी अटैकिंग रिएजेंट के साथ, और उससे बनेगा क्या, उससे क्या बनेगा आपका, इंटरमीडिएट बनेंगे। क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट बनेंगे। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सिंपल बात इतनी है। क्या है, कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, वो रिएक्ट करेगा किसी अटैकिंग रिएजेंट के साथ, और साथ में क्या बनेगा, कोई इंटरमीडिएट्स बनेंगे, उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और आपका लास्ट में क्या बनता है, लास्ट में जो हमको पता है, जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में भी चीजें बनती हैं, वो क्या होता है आपका, प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका कोई ऐसा पार्टिकुलर गिनती निकल के बाहर नहीं आती है। ठीक है, तो क्या आपका, अब देखो समझने का क्या चीज़ है, सबस्ट्रेट क्या होता है। अच्छा हाँ, एक चीज छूट गई यहाँ पे, इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम लोग रिएक्शन में क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल बात इतनी है। तो क्या होगा, कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट बोल रहे हैं, वो रिएक्ट करेगा किसी अटैकिंग रिएजेंट के साथ, तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको जाननी है। अभी इसको हम लोग एग्जाम्पल लेकर के भी समझेंगे आगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ज्यादा जो लिखा है बस खाली उतना देखो, ज्यादा सोचना मत, दिमाग बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना है। एनसीईआरटी सब कुछ समझा रही है, देखो क्या लिखा है। अब देखो सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट व्हिच सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड एंड द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएजेंट। क्या होता है, सबस्ट्रेट आपका वो रिएक्टेंट होता है, जो क्या करता है, सप्लाई करता है कार्बन एक नए बॉन्ड में, एंड द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएजेंट। दूसरे वाले रिएक्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। अब देखो सिंपल, अगर हमने 9th-10th में पढ़ाई की है तो क्या होता है, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। वो लोग रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये तुमको पता है, सिंपल बात इतनी होती है। तो यानी कि जो एरो के लेफ्ट में वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और जो राइट में वो क्या होते हैं, आपके प्रोडक्ट होते हैं। इतना आपको पता है बहुत अच्छे से। वही चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो तुमको क्या पता है कि प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये एक रिएक्टेंट है, और ये क्या होता है, ये एक रिएक्टेंट है। ये वाला एक रिएक्टेंट है और ये क्या है, एक रिएक्टेंट है, और बाकी प्रोडक्ट तुमको पता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, जाहिर सी बात है, जो कि नॉर्मली होता भी है। अब देखो सबस्ट्रेट क्या होता है और अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, देखना ध्यान से। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट है जो कार्बन को सप्लाई करेगा नए बॉन्ड के पास। जो कोई अगर नया बॉन्ड बन रहा है तो वहां पर कार्बन को सप्लाई कर देगा। कैसे करेगा ये हम लोग आगे देखेंगे। अब देखना क्या लिखा है। और दूसरा वाला जो रिएक्टेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं, जाहिर सी बात है। ये एक हो गया और ये वाला एक हो गया। ठीक है, इसको हम लोग आगे बोल रहे हैं सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। क्या हुआ, अभी सब आएगा, आगे सब कुछ आएगा, परेशान नहीं होना। इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले आपको परेशान नहीं होना है, पहले आपको सुनते जाना क्या क्या चीजें हो रही हैं, कहानी की तरह सुनो, सब कुछ तुमको समझ में आ जाएगा लास्ट में। अब क्या है, इफ बोथ द रिएक्टेंट सप्लाई कार्बन टू द न्यू बॉन्ड देन चॉइस इज आर्बिट्रेरी एंड इन दैट केस द मॉलिक्यूल ऑन विच अटेंशन इज फोकस्ड इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। अभी हम लोग इसको छोड़ दे, अभी इसको छोड़ना, इसके आगे वाला समझना। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा जब लास्ट में ये पूरा का पूरा समझ लेंगे तब इसके ऊपर आएंगे। अब देखना समझना। In such a reaction, a covalent bond between two carbon atoms or a carbon and some other atoms is broken and a new bond is formed. इसमें क्या होता है, आपका एक बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। मतलब क्या, देखो मान लो क्या है आपका, यहाँ पर H है, H है, H है और H है। ठीक है, ये तुमको दिख रहा है, ये क्या है, CH4 का स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका, CH4 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होगा, मान के चलो इसका रिएक्शन क्या है, Cl2 के साथ। ये क्या है, Cl और Cl है। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन का कोई एक बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा। क्या होगा, कार्बन कोई एक बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा और एक नया आपका एटम आगे वहां पर अटैच होगा। क्या होगा, एक नया एटम आगे वहां पर अटैच होगा। मतलब ये क्या बनेगा आपका लास्ट में, इतना है कि नहीं समझ में। क्या हुआ, एक बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड बना, एक बॉन्ड आपका टूटा और नया बॉन्ड क्या हुआ, बना। ठीक है, तो ऐसा आपका होता है रिएक्शन। वो चीज यहाँ पे देखो लिखी है एनसीईआरटी में, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ। क्या लिखा है, इन सच अ रिएक्शन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स और अ कार्बन एंड सम अदर एटम इज ब्रोकन। क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन में या फिर कार्बन और किसी दूसरे एटम में क्या होगा, वो टूटेगा और एक नया बॉन्ड बनेगा। तुमको ये चीज दिख रही है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा और एक नया बॉन्ड बना। प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में क्या हुआ आपका, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा और एक नया बॉन्ड यहाँ पर प्रोडक्ट में तुमको दिख गया। दिखा कि नहीं। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो आपका बेसिक है जो हम लोग 10th में पढ़ते हैं। ये कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखना और क्या चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो बड़े ध्यान देना क्या होता है, a sequential account of each step describing details of an electron movement, energetics during bond cleavage and bond formation and the rates of transformation of reactant into product is referred to as reaction mechanism। अब क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, सिंपल बात क्या होती है, देखो रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब क्या है। क्या होता है आपका, किसी भी रिएक्शन को डिटेल में पढ़ना, स्टडीइंग अ रिएक्शन इन
वेरी डिटेल, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। मतलब जो भी इवेंट्स किसी रिएक्शन में हो रहे हैं, इवेंट्स हैपनिंग इन अ रिएक्शन, जो भी क्या हो रहे हैं एक रिएक्शन के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं, उन सारे के सारे इवेंट्स को एकदम ध्यान से पढ़ना, एकदम डिटेल में पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। देखो क्या क्या हो सकता है एक रिएक्शन के अंदर, क्या क्या चीजें एक रिएक्शन में हो सकती है, क्या क्या हो सकता है। एक तब क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, ठीक है। कैसे होगी ये हम लोग देखेंगे, कैसे होगी ये देखेंगे। क्या क्या होता है पहले ये देखो, क्या होता है एक रिएक्शन के अंदर, क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है यहां से वहां। और क्या हो सकता है, एनर्जी का चेंज हो सकता है। कब, बॉन्ड क्लीवेज, मतलब जब बॉन्ड टूट रहा है तो चेंज क्या हो रहा है, एनर्जी के अंदर। या फिर बॉन्ड बन रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, एनर्जी के अंदर। पहला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। दूसरा क्या होगा, जब बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या होता है, जब बॉन्ड टूट रहा है। और बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जब बॉन्ड बन रहा है, वहां पर एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, ये चीज हम लोग पढ़ सकते हैं। और क्या होता है, और क्या, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, मतलब किस रेट से आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, किस रेट से आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। क्या क्या होता है एक रिएक्शन के अंदर, क्या क्या चीजें हो सकती हैं इन अ रिएक्शन, इन अ रिएक्शन। क्या क्या होता है आपका, पहला तो क्या, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट आप पढ़ लो, क्या पढ़ लो, क्या पढ़ लो, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पढ़ लो, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पढ़ लो। या फिर आप क्या पढ़ लो, एनर्जेटिक्स, मतलब एनर्जी चेंज पढ़ लो। कहां पर, एनर्जेटिक्स पढ़ लो। कहां पर, एक तो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में, जब बॉन्ड बन रहा है। और एक कहां पढ़ लो, बॉन्ड क्लीवेज में। एक कहां पढ़ लो, बॉन्ड क्लीवेज में, ठीक है। तो क्या है, आप क्या पढ़ो, एनर्जी का चेंज पढ़ लो। कहां पर, एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन में, और एक कहां पर, बॉन्ड क्लीवेज में। से यहां पर हो रहा था, अगर तुमको पता है तो, यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है तो ये क्या हो रहा है, बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है तो क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये सब होते हुए एनर्जी के अंदर क्या खेल हो रहा है, वो भी तुम पढ़ सकते हो। कहां पर, रिएक्शन मैकेनिज्म में। और एक और चीज क्या तुम पढ़ सकते हो, एक और चीज यहाँ पे तुम क्या पढ़ सकते हो, जो कि आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया है। आखिरी चीज क्या आप पढ़ सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, कितने रेट से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बन रहा है, ठीक है। कितने रेट से आपका रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, कितनी रेट से, रेट विथ विच रिएक्टेंट चेंजेस इनटू, ठीक है। तो ये तीन चीज आपकी एक रिएक्शन में होती है। और इन तीन चीजों को जब हम लोग पढ़ते हैं एक साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब रिएक्शन के अंदर कौन कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, जब इस सब को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। और यही हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे इस टॉपिक्स में, ठीक है। ये आपका होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। ये इतनी सी लाइन थी, ये आपका बस खाली है कितना, इतना बस खाली है। लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, और बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग आपके लिए ये प्रूव हो सकता है। और इसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, ये थोड़ा सा छिटपिट, ठीक है। तो क्या है, उसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन से रेट को, जिस रेट से रिएक्टेंट हो रहा है चेंज किसमें, प्रोडक्ट में, उसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी के बुक में खटाखट यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो क्या लिखा है, द नॉलेज ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म हेल्प, सॉरी, द नॉलेज ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म हेल्प in understanding the reactivity of organic compounds and in planning strategy for their synthesis। क्या है, तो ये आपका, अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म की नॉलेज अच्छी होगी तो आप किसी भी रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी को समझ पाएंगे, आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को समझ पाएंगे, कितना वो रिएक्टिव है, कितना अच्छे से वो रिएक्शन करेगा।
और आप उसको बनाने के लिए भी प्लानिंग कर पाएंगे कि आप कैसे उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आ रही है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रही है तो आप समझने का ट्राई भी कर सकते हैं, जो कि ये लोडिंग हो रहा है, लोडिंग। ठीक है, अब देखना भाई, तो तक पढ़ते हैं एनसीईआरटी, जब तक वो लोडिंग, अब वो भी कट गया, एनसीईआरटी भी कट गई, बताओ, एनसीईआरटी भी कट गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आज? ये तो तुरंत, अब देखो क्या होता है यहाँ पर, इन द फॉलोइंग सेक्शन, इन द फॉलोइंग सेक्शन, इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी शैल लर्न ऑफ द, ठीक है। अब देखो क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, फ्यूजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का टूटना। क्या होता है, टूटना, मतलब किसी चीज का क्या, यहाँ पे लिखा है फ्यूजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे कैसे टूट सकता है। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे कैसे टूट सकता है, कैसे कैसे टूट सकता है, दो तरीके से टूट सकता है। एक क्या है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का टूटना, ये हमने पहले पढ़ लिया है। और क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज। दो तरह से टूट सकता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, एक क्या होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, और एक क्या होता है होमोलिटिक क्लीवेज। अब देखो हेट्रो का मतलब क्या है, इन हेट्रोलिटिक क्लीवेज द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ फैशन दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट। देखना समझना इसको। अब इसके लिए आपको कोवेलेंट बॉन्ड की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड की नॉलेज ठीक ठाक है तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब जो क्या है, एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर एक कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सत्यम बताओ। एक कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, तो यानी कि अगर एक बॉन्ड यहाँ ऐसे कार्बन कार्बन बन रहा है तो यानी कि इसमें क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इतना तुमको पता है। अब देखो क्या लिखा है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज मतलब, अब अगर ये बॉन्ड तुमको तोड़ना है तो अगर वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से टूट रहा है तो क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर मतलब होता है दो, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एक के पास भाग जाएंगे, क्या होंगे, रिमेन्स विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट। मतलब जो आपके क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयर्स हैं, इसको भी बना लो दूसरे कलर से, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन के पेयर है ये किसी एक के पास भाग जाएंगे, क्या होंगे, किसी एक के पास भाग जाएंगे। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बटेंगे नहीं कि एक इसके पास जाए किसके पास, क्या होंगे, किसी एक के पास दोनों के दोनों भाग जाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, जो क्या लिखा, आफ्टर हेट्रोलिसिस वन एटम हैज अ सेक्सटेट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड अ पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर अ वैलेंस ऑक्टेट विद एटलीस्ट वन लोन पेयर एंड अ नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो जहां से जाएंगे उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास जाएंगे उसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव आता है, और जो देता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव। ये तुमको पता है, तो वही चीज यहाँ फॉलो हो रही। क्या होगा, देखो यहाँ पे दिया एग्जाम्पल, क्लीवेज ऑफ ब्रोमोमीथेन विल गिव CH3+ एंड Br-। क्या है, ब्रोमोमीथेन का ये बता रहे हैं क्लीवेज, किसका, ब्रोमोमीथेन का। याद रखना ध्यान से एक बार, दिख रहा है कि नहीं वाला कलर, और देना इसको मैं बना रहा हूं ऐसे बॉन्ड, क्या है, दो तीन कलर से, और नहीं तो दिखते नहीं बहुत सारे कलर। अब देखना क्या हो रहा है, ये कहता तुम्हारा Br था, अब तुमको पता है यहाँ पे क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये तुमको पता है। ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भाग जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भाग जाएंगे, इसके पास भाग जाएंगे। तो इसमें होगा क्या, जहां से गए इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिसने ले लिए दोनों के दोनों उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये चीज वहां पे लिखी है। तो आपका क्या होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में ऐसा खेल होता है। और देखो क्या चीज यहाँ पे लिखी है, क्या लिखा है, वन हैज अ सेक्सटेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड अ पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर, उसके पास क्या आ जाएगा, उसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाएगा, वैलेंस ऑक्टेट होगा। मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपको तब आएगा समझ में, ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपको तब आएगा समझ में जब थोड़े से आपके बेसिक जो है वो अच्छे होंगे। ठीक है, जब आपका 9th 10th आपने ठीक से पढ़ा होगा तब समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, उसके
आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसके पास क्या होगा एक लोन पेयर होगा। क्या होगा एक लोन पेयर, मतलब उसके पास क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लोन पेयर के रूप में होंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होंगे लोन पेयर के रूप में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और क्या होगा एक नेगेटिव चार्ज उसके पास होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास गया इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा। अब ये तुम्हारा आ गया। अब क्या लिखा है, अ स्पीशीज हैविंग अ कार्बन एटम पोसेसिंग सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड अ कार्बोकैटायन। क्या हो, जिसके पास कार्बन है और क्या है पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन। ऐसा कार्बन जिसके पास क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन बोलते हैं। सिंपल बात इतनी है। ठीक है, रियल कॉल्ड कार्बोनियम आयन भी उसको हम लोग बोलते थे। पहले क्या बोलते थे उसको कार्बोनियम आयन, अब क्या बोलते हैं नई भाषा में कार्बोकैटायन बोलते हैं। सिंपल बात इतनी है। द CH3+ इज नोन एज मिथाइल कैटायन और मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इसको मिथाइल कैटायन या फिर क्या बोलते हैं मिथाइल कार्बोनियम आयन, कुछ भी बोलो वो तुम्हारी मर्जी है। और जो क्या है कार्बोकैटायंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिपेंडिंग ऑन वेदर 1, 2 और 3 कार्बन्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। तो क्या होता है आपके 3 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कार्बोकैटायन क्या होते हैं, देखो मैं अपनी सिंपल भाषा में ये लिखूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जो एनसीईआरटी में दी हुई है फैंसी भाषा वो तो आपकी दी ही हुई है, लेकिन हम बताएंगे इसको सिंपल भाषा में। क्या होता है कार्बोकैटायन, इसका सिंपल मतलब क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन आयन। क्या हो कार्बन के ऊपर क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, ये कैसे होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं 3 टाइप के, कौन कौन से। पहला होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन, लिखते कैसे हैं इसको नॉर्मली हम लोग सी के ऊपर क्या लगाते हैं एक पॉजिटिव चार्ज, क्या बन जाता है कार्बोकैटायन। ठीक है, अब पहला क्या होता है इसमें प्राइमरी कार्बोकैटायन, इसका मतलब क्या है कार्बोकैटायन के साथ क्या हो, सॉरी देखना ध्यान से, कार्बोकैटायन के साथ क्या हो एक कार्बन जुड़ा हो डायरेक्टली। क्या हो एक कार्बन उसके साथ डायरेक्टली जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन बोलते हैं। दूसरा था तुम्हारा सेकेंडरी, इसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, अब क्या है आपका सेकेंडरी में क्या जाएगा कार्बोकैटायन के साथ क्या हो डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हो तो क्या हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तीसरा क्या होता है देखो, तीसरा प्राइमरी सेकेंडरी होगा तो तीसरा क्या हो जाएगा जाहिर सी बात है टर्शरी होगा। प्राइमरी को हम लिखते हैं 1 डिग्री से, सेकेंडरी को 2 डिग्री, थर्ड को 3 डिग्री। अब जो क्या है इसके साथ क्या होगा 3 कार्बोकैटायन अटैच होंगे, जाहिर से 3 कार्बन होंगे, सॉरी क्या होंगे 3 कार्बन अटैच होंगे किसके साथ कार्बोकैटायन के साथ। सिंपल सिंपल बात है। तो क्या होता है कार्बोकैटायन है क्या चीज पॉजिटिवली चार्ज कार्बन आयन। और क्या होता है प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और कौन से होते हैं टर्शियरी होते हैं। ठीक है, अब देना क्या क्या सिंपल सिंपल बातें हैं। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ कार्बोकैटायन कौन कौन सा होता है, ये सब क्या है बहुत सारे एग्जांपल वहां पे दिए हुए हैं कार्बोकैटायन के, ये सब आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या लिखा है इंपॉर्टेंट चीज, कार्बोकैटायन क्या होते हैं दे आर हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव स्पीशीज। ये क्या होते हैं बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है, अगर किसी के ऊपर चार्ज है तो वो क्या होता है अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो क्या है हर किसी को कोई भी चार्ज नहीं अनस्टेबल है, अगर आपके पास चार्ज है तो अनस्टेबल है। हर किसी को क्या रहना है, हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को क्या रहना है न्यूट्रल रहना है। क्या रहना है न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब चार्जलेस रहना है, मतलब चार्ज उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो क्या है हर किसी को केमिस्ट्री में रहना क्या है न्यूट्रल। अगर उसके पास चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा, अगर न्यूट्रल है तो क्या रहेगा स्टेबल रहेगा, और अगर चार्ज है तो क्या रहेगा अनस्टेबल। इसीलिए आपका कार्बोकैटायन क्या होता है अनस्टेबल होता है। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया ओके, नए नए इफेक्ट्स आ गए, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे अलग से डिटेल में, सब उसी में घच पच करके दे दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं वैसे, लेकिन हम लोग फिर भी इसको पढ़ेंगे बाद में। क्या लिखा एल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन ड्यू टू इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स which you will be studying in 8.7.5 and 8.7.6
9। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। क्या होता है एल्काइल ग्रुप जब क्या हो जाते हैं अटैच हो जाते हैं किससे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन मतलब कार्बोकैटायन से, तो क्या करते हैं उसको ये लोग स्टेबलाइज कर देते हैं, मतलब उसको स्टेबल कर देते हैं। क्या करते हैं उसको स्टेबल कर देते हैं। कौन एल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। ठीक है, जब वो लोग क्या होंगे उससे डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे तो क्या करेंगे इसको स्टेबल कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि इनका क्या काम करता है इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इनका काम करता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात एनसीईआरटी में लिखी है। अभी आपको अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आपको इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, एनसीईआरटी में दे दिया फालतू में, तो अब इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो क्या है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया है, उसमें दे दिया घचपच करके, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना क्या होता है। पहले तो क्या ये आपका अकेले है, ठीक है, उससे ज्यादा स्टेबल क्या होगा जब इसके साथ क्या है कोई एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, क्या है इसके साथ एक कोई भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, उससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा जब क्या है दो मिथाइल ग्रुप अटैच है। उससे भी ज्यादा स्टेबल क्या होगा जब क्या है तीन मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो जितने मिथाइल होंगे उतना ज्यादा क्या होगा स्टेबल होगा। यानी कि क्या है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर आपका नॉर्मल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी क्यों होता है, क्योंकि इनका क्या काम करता है आई इफेक्ट काम करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करता है, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल बात यह, लेकिन अभी के लिए आपको इस चीज को याद रखना है डायरेक्टली, बाकी इसका रीजन आपको मिल जाएगा आगे। ठीक है, इसका रीजन जो है लॉजिक आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है, लॉजिकल बात करना ज्यादा अच्छी होती है। अब देखो क्या बात यहाँ पे लिखी है, दीज कार्बोकैटायंस हैव ट्राइगोनल प्लेनर शेप। इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और ये लोग क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होते हैं बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज। तो इनका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन जो होता है कार्बन का वो क्या होता है sp2 होता है, और शेप कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है। ठीक है, अब ये सब दिया हुआ है, ये सब चीजें जो है वो आपकी केमिकल बॉन्डिंग की चीजें हैं। ठीक है, क्या है केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ये सब चीजें पढ़ते हैं क्लास 11th में। ठीक है, तो इतना डिटेल में जाने का हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं क्लास 11th का, जिससे कि हम लोग क्लास 12th को अच्छे से पढ़ पाए। तो उतना डिटेल में हम लोग भाग नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। अब क्या है thus the shape of CH3 plus may be considered as being derived from overlap of three equivalent CsP2 hybridized orbitals with one s orbital of each of the three hydrogen atoms. Each bond may be represented as CsP2H sigma bond. ठीक है, तो क्या है हर एक बॉन्ड को हम लोग क्या मान सकते हैं CsP2H मान सकते हैं। इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, बाकी सब पाई होता है, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा है द रिमेनिंग कार्बन ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन एंड कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या दिया है शेप दिया है मिथाइल कार्बोकैटायन का, क्या दिया है शेप दिया हुआ है मिथाइल कार्बोकैटायन का। तो ये शेप क्या है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, हम लोग इसी शेप को बोलते हैं क्या बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। उतना डिटेल में हम लोग जान नहीं सकते क्योंकि हमारा चैप्टर है और क्या रिवीजन हो रहा है इसलिए। ठीक है, अगला जो क्या लिखा हुआ है द हेट्रोलिटिक क्लीवेज कैन ऑल्सो गिव अ स्पीसीज इन विच कार्बन गेट्स shared pair of electrons. For example, when a group Z attached to the carbon leaves without electron pair, the methyl anion is formed. Such a carbon species carrying a negative charge on carbon atom is called carb anion. मतलब क्या है अब मान लो क्या हुआ इसका उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या हुआ था देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ था यहाँ पे क्या हुआ था जो कार्बन के साथ वाला ग्रुप था वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके भाग गया था। ठीक है, अब यहाँ क्या मान के चलो कार्बन इस बार इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के भाग जाए। इस बार क्या हो कार्बन जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर थी उसको लेके इस बार कार्बन भाग जाए, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन के पेयर को लेके जो भागेगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो बचेगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं। अब क्या लिखा है कार्बन यहाँ पे क्या हो गया कार्बन यहाँ पे क्या है जो आपका कार्बन है कार्बन लीव्स विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर द मिथाइल एनायन इज फॉर्म्ड। क्या होता है जो आपका कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के भाग गया। क्या है कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के भाग गया है। अब क्या हो रहा है द मिथाइल एनायन इज फॉर्म्ड, यहाँ पे क्या होगा आपका मिथाइल एनायन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है,
फिर होगा आपका सच अ कार्बन स्पीसीज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, ऐसा कार्बन स्पीसीज क्या हो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कार्बन के ऊपर क्या है, देख लो ध्यान से, यहाँ पे क्या था, कार्ब कैटायन क्या था, अगर कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बोलते हैं उसको, कार्ब कैटायन। अगला आपका इसी का भाई आता है कार्ब एनायन, इसी का भाई कौन है, कार्ब एन आयन है। ठीक है, इस बार क्या है, कार्बन कंटेनिंग कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सॉरी क्या हो कार्बन पे आपका, कार्बन पे क्या हो आपका, नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो क्या है, अगर कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, हाँ नीर तो उसका ही किया जाए। ठीक है, क्या आपका कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वहां जाओ मुंह धो लो। ठीक है, क्या होता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अगर आपका है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन बोलते हैं। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे, कार्ब कैटायन बोलेंगे। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं। कितने देर का हो गया रिकॉर्ड, 30। ठीक है, खत्म करते हैं। अब क्या आपका, कार्बन इन कार्ब एनायन इज जनरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट्स स्ट्रक्चर इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या होता है, कार्बन जो आपका, देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या था, अभी हमने एक चीज देखी थी, जो कार्बन अगर कहां पर होता है, कार्ब कैटायन में होता है। जब अगर कार्बन क्या है, कार्ब कैटायन में है तो वो कैसा होता है, sp2 होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्ब कैटायन वाला कार्बन क्या होता है, sp2 होता है। और कार्ब एनायन वाला कार्बन क्या होता है, क्या होता है, sp3 होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यही चीज एनसीईआरटी बुक में दी है। इसका शेप क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर था। इसका शेप क्या था, टेट्राहेड्रल था, जो कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं क्लास 11th में। ठीक है, क्या था, इसका शेप क्या है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल है। ठीक है, और जो क्या लिखा और यहाँ पर, कार्ब एनायंस आर आल्सो अनस्टेबल एंड रिएक्टिव स्पीसीज। ये भी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी क्या होता है, चार्ज होता है। उसके ऊपर पॉजिटिव था, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या होते हैं, अनस्टेबल ही होते हैं। द ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड थ्रू हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज आर कॉल्ड आयोनिक और हेट्रोपोलर और जस्ट पोलर रिएक्शन। तो क्या है, जो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के साथ प्रोसीड होते हैं, जिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो आयनिक रिएक्शंस बोलते हैं, या फिर हेट्रोपोलर रिएक्शंस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, पोलर रिएक्शंस। हेट्रोपोलर मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पोल आपका बटे ना, जहाँ पे एक तरफ पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जहाँ पर एक ही तरफ ट्रांसफर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोपोलर रिएक्शन बोलेंगे। या फिर पोलर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें चार्ज इन्वॉल्व होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको पोलर रिएक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, तो हेट्रोपोलर और पोलर में अंतर क्या है, दो वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, होमो और हेट्रो। होमो में मतलब क्या होता है, जब आपका इक्वल हो, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, होमो बोलते हैं, जब इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, हेट्रोपोलर। हेट्रोपोलर मतलब क्या हो रहा है, जो आपका चार्ज है वो इक्वली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा चार्ज किसी एक के पास जा रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा चार्ज किसी एक, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, जब यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा चार्ज किसी एक के पास चला जा रहा है, पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एक के पास जा रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोपोलर बोलते हैं, या फिर पोलर ही बोल सकते हैं सीधा। अब अगला यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हेट्रोलिटिक आपका खत्म हो गया, हमारा आता है होमोलिटिक क्लीवेज। क्या होता है, इन होमोलिटिक क्लीवेज one of the electrons of the shared pair in a covalent bond goes with each of the bonded atom। ठीक है, क्या होगा, इसमें बढ़ जाएगा, एक इसके पास और एक उसके पास, मतलब क्या, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन। जैसे क्या होता है, एक बॉन्ड के अंदर, एक बॉन्ड में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुमको पता है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एक इसके पास जाएगा और एक इसके पास जाएगा। ठीक है, एक आपका इसके पास और एक इसके पास, कैसे कैसे होता है, देखो क्या लिखा है, Thus, in homolytic cleavage, the movement of a single electron takes place instead of an electron pair। यहाँ पे पूरी की पूरी पेयर का मूवमेंट नहीं होता, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। जाहिर सी बात है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, एक इसके पास जाएगा और एक इसके पास जाएगा, सिंगल सिंगल जाते हैं। द सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज शोन बाई हाफ हेडेड फिश हुक। मतलब क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम लोग एक हाफ हेड वाले एरो से करते हैं। फिश का जो हुक होता है, मछली वाला, उसकी तरीके से आपका एक एरो बनता है, उससे हम लोग करते हैं।
मछली पकड़ने वाला, जिससे मछली को पकड़ लेते हैं, ठीक है, क्या होता है, विथ कर्व्ड एरो। तो ऐसा ही आपका देखने में होता है, क्या होता है, इसका जो एरो है वो कैसा होता है, पूरा का पूरा एरो नहीं होता है, कर्व्ड एरो होता है, जो कि तुमको यहाँ पर दिख रहा है। अगर इसको तुम देखोगे तुमको दिख जाएगा, ठीक है, देखो कर्व्ड एरो आपका होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, सच क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूट्रल स्पीसीज। इससे क्या होता है, जो आपका स्पीसीज बनता है वो कैसा बनता है, न्यूट्रल बनता है, चार्ज्ड स्पीसीज नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, एटम और ग्रुप उसी को बोलेंगे। विच कंटेन्स एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। पेयर्ड मतलब क्या होता है, दो होता है, तो यहाँ पे एक ही है तो क्या बोल दोगे, अनपेयर्ड। जाहिर सी बातें हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। अगर किसी स्पीसीज के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। अब यहाँ पे कार्बन के पास है, इसलिए क्या बोलेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल बोल देंगे, ठीक है। वहां पे क्या है, यहाँ पर कार्बन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। लाइक कार्बोकैटायंस एंड कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल्स आर आल्सो वेरी रिएक्टिव। अब इन लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन है तभी ये लोग क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो तीनों के तीनों रिएक्टिव हैं, कार्बोकैटायन भी रिएक्टिव है और ये भी रिएक्टिव है, और कार्बन फ्री रेडिकल भी क्या है, रिएक्टिव है। ये कार्बन फ्री रेडिकल मतलब कार्बन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वाला देखो, इसको देखो मैं समझाता हूँ, इसको देखो क्या है। मान लो क्या है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है कार्बन में और मान लो फ्लोरीन में बना है, ठीक है, कार्बन में और फ्लोरीन में। एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है, इतना तुमको पता है। अब ये अगर बॉन्ड आपका टूटेगा तो कुछ इस प्रकार देखो टूट रहा है, ऐसे टूट रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इसके पास जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इसके पास जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट जो आपका बनेगा या फिर इंटरमीडिएट जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा, ये तुमको दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, कार्बन फ्री, ठीक है। जब कार्बन के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था तो क्या बोल रहे थे, कार्बोकैटायन। जब नेगेटिव था तो क्या बोल रहे थे, कार्ब एनायन। वैसे ही कार्बन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोल रहे हो, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। तीन आपके कार्बन के टाइप होते हैं जो कि तुमको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब देखना और क्या है, ये आपका कुछ इस प्रकार का रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या दिया आपका, एल्काइल रेडिकल की स्टेबिलिटी दिया, मतलब कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर उसके साथ डायरेक्टली अटैच में तीन ग्रुप होंगे मिथाइल तो ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो हम लोग उसमें देखे थे, जो यहाँ पे देखे थे वैसे ही सेम टू सेम है। यहाँ पे मैंने बना दिया था उसको, कहाँ था भाई वो वाला, ये था, ये वाला बनाया था। वैसे ही यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या था, कार्बन कार्ब कैटायन था, और यहाँ पे क्या है, कार्ब कैटायन के प्लेस पे क्या आ गया आपका, कार्बन फ्री रेडिकल आ गया। क्या आ गया, कार्बन फ्री रेडिकल आ गया। और इतनी सी अंतर उसके अंदर है, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस विच प्रोसीड बाय होमोलिटिक फिजन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल और होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जहां पे क्या हो रहा था, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, जिन रिएक्शंस में क्या हो रहा था, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था, उनको हम लोग क्या बोल रहे थे, आयनिक या हेट्रोपोलर या फिर पोलर रिएक्शन बोल रहे थे। और जिन रिएक्शंस में क्या हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, क्या हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्री रेडिकल बोल रहे हैं, या फिर होमोपोलर या फिर नॉन पोलर रिएक्शंस बोल रहे हैं, ठीक है। ये नाम है, ये क्या है, नाम है। उसके बाद हमको क्या क्या पढ़ना है, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कब, अगले लेक्चर में इसको हम लोग पढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो क्या है, आज का हमारा जो काम था वो पूरा हो चुका है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है कार्बन के 3 टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा है, कार्बन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और आपका थोड़ा सा हमने क्या किया है, रिएक्शन मैकेनिज्म को हमने स्टार्ट किया है, जिसको कि ये लोग जीओसी भी बोलते हैं। हमने रिएक्शन मैकेनिज्म नाम के टॉपिक को स्टार्ट कर दिया है, और अगले 1 से 2 लेक्चर में ऑलमोस्ट हम लोग इसको खत्म करने का ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 12 का ओसी, क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर देंगे सीधा, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग अपना अब मिलेंगे अगले क्लास में। एनसीईआरटी हमने अब तक भी पढ़ा है, और एनसीईआरटी हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे अगले 5-6 महीने तक। एनसीईआरटी के थ्रू ही हम लोग अपना कोर्स पूरा करेंगे, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा बोर्ड का उसमें एनसीईआरटी से ही सवाल आने हैं, ठीक है। सी यू अगेन हम लोग यहाँ पे करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में इसके बाद, ठीक है। इसको बंद कर दो।
ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू गाइस।